आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पे हम बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड अभी हमारा जो है वो कोर्स चल रहा है, फ्री में आपको मिलेगा सभी कोर्स ये। और किसका चल रहा है? MST-CET का। ठीक है, MST-CET का जो कोर्स है वो हम ले रहे हैं। एंड ऐसा कोर्स जो करके आप डेफिनेटली 90 अबव परसेंटाइल ले सकते हो बायोलॉजी के अंदर, MST-CET 2021। एंड उसके आगे के अगर बच्चे हो तो आपको आगे भी मिलेंगे, बिकॉज ऐसा वीडियो का कंटेंट है। ठीक है, ये वीडियो के अंदर आपका देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना तीनों चीजें हो जाएंगी। अगर नहीं हुआ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मतलब 100% होगा। अगर हुआ देखना, सीखना और प्रैक्टिस तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं MST-CET क्लास 12 बायोलॉजी बेसिक वीडियो सीरीज। चैप्टर फर्स्ट का हो गया है, चैप्टर सेकंड का हो गया है, एंड अभी हम चैप्टर थर्ड का ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यह है इसका पार्ट फर्स्ट। चैप्टर 3 क्या है नाम? चैप्टर 3 का इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अभी हम इसके ऊपर ये जो चैप्टर है हमने 8 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया है, और हर एक पार्ट के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक मतलब कि क्या, कि उस टॉपिक में से और फिर सब टॉपिक एंड उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। मतलब मैं आपको सिखाऊंगा भी, उसके बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एंड लास्टली कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के दूंगा। मतलब आपका देखना, सीखना और प्रैक्टिस तीनों चीजें यहाँ पे हो रही है। सो गाइज, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, एंड जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूलिएगा, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में क्लास 12 बायोलॉजी या फिर MST-CET से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे लगभग 6000 स्टूडेंट है ज्वाइंड है, तो आप भी हो सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एंड वीडियोस के नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है MST-CET से रिलेटेड, क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे मुझको मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना जो है वो चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसके जो अंदर सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं मेंडेलिज्म। ये दोनों भी हम पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एंड उसके बाद मेंडेलिज्म पढ़ेंगे। क्या होता है, ये कैसा होता है, ये मैं बताऊंगा। उसके पहले हम इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम्स इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है, एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। मैकेनिज्म मतलब कि कैसे हुआ है। इनहेरिटेंस मतलब क्या? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर, और कैरेक्टर को ट्रांसफर होने की प्रोसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है इनहेरिटेंस का, किस स्टेप्स के अंदर ये इनहेरिटेंस होता है, मतलब क्या है मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। एंड उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होता है, इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर, इसका नंबर ह्यूमन बॉडी के अंदर, और कैसे अगर क्रोमोसोम नंबर कम ज्यादा होगा तो कौन से डिसीज होते हैं, वो सभी पढ़ेंगे। उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी मतलब क्या है? तो हेरिडिटी मतलब सिंपल में ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, मतलब उस फिनोमिनन को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, लेकिन उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको ध्यान में रखना है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जो फादर हम जिसको बोलते हैं वो है जॉन ग्रेगर मेंडल। और जेनेटिक्स मतलब क्या? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वेरिएशन। ऐसे ब्रांच किसकी? बायोलॉजी की, जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करती है, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, हेरिडिटी मतलब आपको पता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड वेरिएशन मतलब क्या? पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। और इसकी स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। और ये जॉन ग्रेगर मेंडल ने इतना अच्छा काम किया है जेनेटिक्स के अंदर कि सारी दुनिया उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नाम से जानती है। ठीक है, तो ये क्या किया है इन्होंने काम, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और वो कितना इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के अंदर वो भी आपको समझ में आएगा जब ये चैप्टर हमारा पढ़ाई हो जाएगा। ओके, चैप्टर फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया है जॉन ग्रेगर मेंडल की हिस्ट्री। इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, वो होता 22 जुलाई
1822, ओके 22 जुलाई 1822 एंड 1884 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। 1884 के अंदर इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अभी इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है, मतलब कि ये मोटिवेशन है शायद उस यहाँ पे जॉन ग्रेगर मेंडल के लाइफ का, कि उन्होंने पूरा लाइफ अपना जो है वो पूरा काम किया जेनेटिक्स के ऊपर। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के क्रॉसेस किए, लॉ दिए, पूरा अपना काम किया। लेकिन यहाँ पे एक हैरान करने वाली बात यह है कि जब तक वो जिंदा थे तब तक उनका काम किसी को समझ में ही नहीं आया। ओके, और उनका काम कब रीडिस्कवर्ड किया, 19 के अंदर, मतलब कि जब 1884 के अंदर उनकी डेथ हो गई, उसके ठीक 16 साल बाद 19 में उनका काम जो है वो रीडिस्कवर्ड किया गया। और वो 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर्ड किया। वो था हुगो डे वेरिस फ्रॉम हॉलैंड, हुगो डे वेरिस हॉलैंड का, कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी एंड इरिश शर्मैक फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ओके, सो ये तीनों साइंटिस्ट ने उनका काम जो है वो देखा कि क्या इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, और तब जाके उन्होंने क्या किया, दुनिया को बताया। और उसके बाद समझ में आया कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने ये काम करके दिखाया जो शायद कोई नहीं कर सकता था, या फिर सबसे पहले ये काम उन्होंने करके दिखाया। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान में यहाँ पे एक रखना है मोटिवेशन, कि हम अपने लाइफ के अंदर हमको अच्छे काम करने रहने चाहिए। अगर हमको जिंदगी में अपने लाइफ के दरमियान अगर उसका हमको क्या बोल सकते हैं फायदा नहीं हुआ, तो कभी कभी मर जाने के बाद भी इसका फायदा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है जॉन ग्रेगर मेंडल का। इन्होंने क्या किया, सक्सेस इनको मिली नहीं, मतलब कि उन्होंने उसका सोचा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि मैं काम करता रहूंगा, और मैं अभी यहाँ पे मेरा काम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन लोग मुझे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहेंगे। और ऐसा हुआ, और वो उनके मौत के बाद हुआ। कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, हिस्ट्री। उसके बाद रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल सक्सेस क्यों हुआ। अभी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो लग गए कि क्या कैसे इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर का, क्या सभी हेरिडिटी वेरिएशन जेनेटिक्स के अंदर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेंडल जी सक्सेस हुए, क्यों हुए, बिकॉज इन्होंने क्या किया, लार्ज सैंपल कलेक्ट किए। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वो क्या करते थे, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करते थे, उसके बाद जो अगले प्लांट्स मिलते थे उसके रेशियो लेते थे। लार्ज सैंपल, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल इन्होंने कलेक्ट किए, एंड उसके बाद केयरफुली रिकॉर्ड नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट। और केयरफुली अगर 100 उनको प्लांट मिलते हैं, तो उनमें से कितने व्हाइट है, उनमें से कितने ब्लैक है, वो सभी उन्होंने केयरफुली उसका क्या किया, वो नंबर जो रिकॉर्ड है उसको ध्यान में रखा, उसको रिकॉर्ड किया। एंड ही सिलेक्ट गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट जो है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी प्लांट, जिसको हम पीजम सटाइवम बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पीजम सटाइवम। ओके, ध्यान में रखना। सो गार्डन पी प्लांट जो है ये उन्होंने सिलेक्ट किया, और ये सिलेक्ट किया इसलिए वो मेंडल को सक्सेस मिली, ये भी इसके पीछे का रीजन है। बिकॉज गार्डन पी प्लांट के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, मैक्सिमम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। तो कितने होते हैं, वो होते हैं 7 कैरेक्टर। कौन से, देखो अभी शीड शेप, देन शीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर लोकेशन या फिर पोजीशन बोलते हैं हम उसको, एंड फ्लावर हाइट। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कैरेक्टर्स थे गार्डन पी प्लांट के अंदर। और इसीलिए क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट लार्ज सैंपल उनको मिलते थे। मतलब कि गार्डन पी प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किया, ये उनके सक्सेस का पीछे का एक रीजन है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव। और उन्होंने डोमिनेंस एंड रिसेसिव की जो हमारी कंसेप्ट थी उनको इंट्रोड्यूस किया, और ये भी उनके एक सक्सेस के पीछे का रीजन है। ठीक है, उसके बाद ये हमने पढ़ा अभी रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मतलब मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, उसके पीछे का रीजन। एक ध्यान में रखना है आपको, ये जो चार्ट है ये मस्ट है आपके लिए, मस्ट है। ठीक है, इसको आपको करना ही करना है। कैसे, देखो सीड शेप, अभी डोमिनेंट एंड क्या होता है, रिसेसिव। अभी यहाँ पे सिर्फ ये नाम ही ध्यान में रखो, आगे हमको पढ़ना है, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपकी डोमिनेंट हम किसको बोलते हैं, रिसेसिव किसको बोलते हैं, या फिर आपने पढ़ा भी होगा। हमने चैप्टर 3 का 1 शॉट वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हो। लगभग मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर आपका पढ़ाई हो जाएगा, और अच्छी तरीके से डिटेलली एक्सप्लेन किया है विद बेस्ड हैंड रिटन नोट्स के साथ। ओके, बेस्ट यहाँ पे प्रेजेंटेशन के साथ। देन यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि शीड शेप के अंदर डोमिनेंट कौन है, राउंड, और रिंकल कौन है, रिसेसिव। सीड कलर के अंदर येलो कौन है, डोमिनेंट, ग्रीन कौन है, रिसेसिव। तो ये चार्ट आपको सीधा रट लेना है इसको, ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी गार्डन मतलब पी, जो गार्डन पी प्लांट है, गार्डन पी प्लांट जिसको हम पीजम सटाइवम बोलते हैं, इनके अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का चार्ट होता है ये बहुत ज्यादा मस्ट है, आपको पढ़ना है। इसके ऊपर एक ना एक तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आएगा एमएससीटी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको करके लेना है पूरा। ओके, अच्छी तरीके से, कि फ्लावर कलर के अंदर पर्पल एंड व्हाइट है, तो पर्पल डोमिनेंट है एंड व्हाइट रिसेसिव है। ठीक है, या फिर ये उसके नाम है, ये सभी सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर लोकेशन या फिर पोजीशन, एंड प्लांट हाइट। ठीक है, और प्लांट हाइट के अंदर
जो टॉल होता है वो डोमिनेंट होता है और जो डॉर्फ होता है या फिर शॉर्ट वो होता है रिसेसिव। ये सभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मस्ट है गाइस। देन अभी देखो हमको क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 के अंदर जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। एक है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, एक है मेंडलिज्म एंड सेकंड है नियो मेंडलिज्म। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंदर हमको सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ने होते हैं कि क्या होता है होमोजाइगस, क्या होता है हेटेरोजाइगस, क्या होता है कैरेक्टर ट्रेट। और जब तक आप जेनेटिक टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी आपको तब तक ये मेंडलिज्म नहीं समझ में आएगा। मेंडलिज्म मतलब क्या होता है, मेंडल का वर्क, मेंडल ने जो भी लॉ दिए, मेंडल ने जो भी वर्क किया वो था मेंडलिज्म। एंड उसके बाद है नियो मेंडलिज्म, मतलब कि मेंडलिज्म को छोड़ के अदर साइंटिस्ट ने जो काम किया जेनेटिक्स के अंदर बताया वो है नियो मेंडलिज्म, ठीक है, वो है नियो मेंडलिज्म, ध्यान में रखना। तो इस तरीके से जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे और नियो मेंडलिज्म देखेंगे इस पार्ट के अंदर। ओके, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या है, हमारा फर्स्ट है कैरेक्टर, क्या है, फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, स्टेम हाइट। ओके, स्टेम हाइट, तो स्टेम हाइट क्या है, ये फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। उसके बाद होता है ट्रेड। ट्रेड क्या है, ट्रेड है ये वेरिएबल कैरेक्टर है, मतलब क्या कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टेबल वेरिएंट, क्या बोलते हैं, डिटेक्टेबल वेरिएंट। और इसका एग्जांपल क्या रहेगा फिर, टॉल एंड डॉर्फ, टॉल एंड डॉर्फ। अभी देखो जो टॉल एंड डार्फ ये दोनों क्या है, हाइट्स है प्लांट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। और ट्रेड अगर पूछा तो ट्रेड क्या होता है कि टॉल कौन सा प्लांट है और डार्फ कौन सा प्लांट है, ये क्या है, ट्रेड, डिटेक्टेबल वेरिएंट, मतलब हाइट के अंदर क्या वेरिएशन है, कौन सा टॉल है कौन सा डार्फ है, ये क्या है, ट्रेड है। कैरेक्टर एंड ट्रेड के अंदर आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर क्या होता है, सिंपल में ये होता है फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्टेम हाइट, ये क्या है, फीचर है एक। और ट्रेड क्या होता है, उस फीचर के अंदर डिटेक्टेबल वेरिएंट, वेरिएशन क्या है उस कैरेक्टर के अंदर, तो वो है ट्रेड। मतलब कि टॉल मतलब जो ज्यादा हाइट वाला प्लांट, और डॉर्फ मतलब जो कम हाइट वाला प्लांट, ये कम हाइट वाला प्लांट, ये ज्यादा हाइट वाला प्लांट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको टॉल एंड डॉर्फ के अंदर। उसके बाद होता है जीन। जीन क्या है, सो आपको ध्यान में रखना है व्हाट इज मीन बाय जीन। जीन को हम क्या बोलते हैं, सो जीन क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। एंड ये डीएनए का सेगमेंट होने के बाद ये क्या करता है, हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, सो जीन क्या है, सिंपल में इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हम जीन बोलते हैं। जीन एक क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अलीलोमार्फ्स। अलीलोमार्फ्स क्या होता है, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, उसको हम क्या बोलेंगे, अलीलोमार्फ्स। मतलब कैपिटल टी की, ये क्या है, अलीलोमार्फ्स है, अलील से या फिर अलीलोमार्फ्स। उसके बाद स्मॉल टी, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्फ। ओके, ये डॉर्फ वाला प्लांट है, तो ये जो है वो टॉल वाला प्लांट है, तो ये क्या है, सिंपल में उसके अलील से या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अलीलोमार्फ्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, अलील्स एंड अलीलोमार्फ्स। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि हमको आगे का अच्छे से एक्सप्लेन हम कर सके, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डोमिनेंट देन रिसेसिव। अभी डोमिनेंट क्या है, ऐसा कैरेक्टर दो होमोजाइगस, होमोजाइगस, ओके, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन के अंदर अपने अपना फीचर दिखाता है, वो होता है डोमिनेंट। फीचर मतलब कि वो अपना कैरेक्टर दिखाता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे डोमिनेंट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अभी कैपिटल टी मतलब क्या होता है, हमारा टॉल वाला प्लांट, यहाँ पे देखो टॉल वाला प्लांट, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। और जो डॉर्फ वाला होता है वो होता है कैपिटल टी। अब ये दोनों स्टेट कैसे है, होमोजाइगस है, मतलब ये भी सिमिलर अलील्स है, सिमिलर अलील्स मतलब होमोजाइगस। ओके, सिमिलर अलील्स, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी मतलब सिमिलर अलील्स, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी मतलब सिमिलर अलील्स। अभी देखो यहाँ पे जो कैपिटल टी है, ये प्लांट कैसा रहेगा, टॉल रहेगा, मतलब ज्यादा हाइट वाला। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ये कौन सी स्टेट है, हेटेरोजाइगस स्टेट है, यहाँ पे डिसिमिलर अलील्स है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्लांट हमारा टॉल रहेगा। क्यों टॉल रहेगा, बिकॉज ये कैपिटल टी जो है वो ये स्मॉल टी का इफेक्ट ही नहीं दिखने देगा, उसको सप्रेस कर देगा, उसके इफेक्ट को सप्रेस कर देगा। ओके, सो यहाँ पे क्या मिला है हमको, कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस स्टेट में भी वो टॉल है, उसका एक्सप्रेशन दिखा रहा है, और हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर भी एक्सप्रेशन दिखा रहा है। इसीलिए कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी ये क्या है, डोमिनेंट है, मतलब टॉल क्या है, टॉल डोमिनेंट है, ठीक है, टॉल क्या है, डोमिनेंट है। और दूसरा जो होता है रिसेसिव क्या है, मतलब ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस के अंदर ही अपने कैरेक्टर को शो करता है। ओके, तो ध्यान में रखना रिसेसिव क्या है। ओके, रिसेसिव क्या है, द जीन व्हिच एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस स्टेट, एंड रिसेसिव के अंदर ओनली होमोजाइगस स्टेट के अंदर। अभी देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अभी स्मॉल टी यह है हमारा रिसेसिव, और क्यों है, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखता है, प्लांट टॉल दिखता है,
ये स्मॉल टी उसका इफेक्ट नहीं दिखने देता, मतलब हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर वो एक्सप्रेस नहीं होता, वो एक्सप्रेस होता है ओनली होमोजाइगस स्टेट, मतलब स्मॉल टी यहाँ पे जो प्लांट होता है वो होता है डॉर्फ, मतलब वो एक्सप्रेस हुआ ओनली इन होमोजाइगस स्टेट। सो आपको ध्यान में रखना है द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस स्टेट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एंड द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन ओनली होमोजाइगस स्टेट इज कॉल्ड एज रिसेसिव। ठीक है, तो डॉर्फ क्या है, रिसेसिव है, टॉल क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया सर, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा है भी आपको, ठीक है, वन शॉट के अंदर भी अच्छे से पढ़ा है, वहां पे भी आपने पढ़ा होगा शायद। देन नेक्स्ट में फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एंड ये जीनोटाइप मतलब क्या है, इंटरनल अपीयरेंस और इंटरनल जेनेटिक। ओके, जैसे कि ये अगर एक प्लांट टॉल है, मतलब कि ये ऊपर से हमको ऐसा टॉल दिखेगा, ठीक है, ये प्लांट है हमारा टॉल, तो ये इसका फिनोटाइप, मतलब ऊपर से क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। ओके, लेकिन अंदर से मतलब कि वो यहाँ पे प्योर टॉल है, मतलब कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी में भी वो प्लांट टॉल ही दिखेगा, बिकॉज हमको पता है कैपिटल टी ये छोटे टी का इफेक्ट दिखने नहीं देता, उसको सप्रेस करता है। ठीक है, तो अंदर से इसका जीनोटाइप की अगर बात करें तो वो कैपिटल टी हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, ये इसका जीनोटाइप। और ऊपर से बात करेंगे तो वो है टॉलनेस, ये क्या है, इसका फिनोटाइप है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसा, ये क्या है, ये डॉर्फ प्लांट है, तो ये क्या है, इसका डॉर्फ प्लांट, मतलब ये इसका फिनोटाइप है, एंड इंटरनली वो क्या रहेगा, स्मॉल टी, तो ये क्या है, इसका जेनोटाइप है। ठीक है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आपको ध्यान में रखना है। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड जीनोटाइप मतलब इंटरनल मेकअप और इंटरनल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन होता है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब आता है आपको सिमिलर एलील्स, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, एंड हेटेरोजाइगस मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब डिसिमिलर एलील्स। एलील्स क्या है, अलील्स क्या है हमारे जीन्स, अलील्स क्या है, अलील्स टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, जीन्स के दो अल्टरनेटिव फॉर्म, उसको हम अलील्स बोलते हैं। ये ध्यान में आना है, आ गया आपको। देन फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या कि अगर हमने हमारे आगे 10 प्लांट रखे और 10 प्लांट को हम वो क्या करें, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे, मतलब 10 में से अगर पांच मतलब लंबे प्लांट है, मतलब टॉल प्लांट है, और 5 डॉर्फ प्लांट है, तो हमारा रेशियो क्या होगा, 5:5। ये कैसा है, फिनोटाइप रेशियो है। क्यों, हमने ऊपर से कैरेक्टर को देख के प्लांट को बांटेंगे, हमने बांटा वो प्लांट को। दूसरा होता है जीनोटाइप रेशियो। उसके बाद जीनोटाइप में क्या है, हमारे पास 10 प्लांट है, उसमें से 5 टॉल है और 5 डॉर्फ है, लेकिन 5 में से जो टॉल है वो सिर्फ 4 ही प्योर टॉल है, 1 उसके अंदर क्या है, एक हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 4 प्योर डॉर्फ है और एक यहाँ पे, ये दोनों हाइब्रिड तो नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब कि 5 भी क्या है, हमारे डॉर्फ है, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा हमारा 4:1:5। तो ये क्या है, जीनोटाइप रेशियो, मतलब अंदर के कैरेक्टर को, वो आगे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। देन नेक्स्ट में हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, क्रॉस बिटवीन F1। अभी देखो दो पेरेंट है ऐसे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको हमने क्रॉस किया और हमको मिला F1 जनरेशन, मतलब न्यू जनरेशन। वो कौन सा है, स्मॉल टी, कैपिटल टी। अभी ये F1 जनरेशन का क्रॉस ये दोनों पेरेंट के साथ, डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस क्या होता है कि जो F1 का क्रॉस है वो होता है सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। ओके, अगर F1 का दोनों के साथ क्रॉस किया, डोमिनेंट पेरेंट एज वेल एज रिसेसिव पेरेंट, तब उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। और अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ ही किया ओनली, तो उसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। सो ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको कहेंगे, द क्रोमोसोम विच इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। ये दोनों हमारा हो गया, ये द क्रोमोसोम विच इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, मतलब ऊपर से सिमिलर है, अंदर के कैरेक्टर भी सिमिलर है उसका, उसको हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। देन ए प्योर लाइन। सो प्योर लाइन क्या है, ऐसा प्लांट, अभी देखो दो हमने क्रॉस किया है, ठीक है, तो हमने 2 ऐसे प्लांट को क्रॉस किया है, तो उसके बाद हमको नेक्स्ट मिला है, वो होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए हमको मिले। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ इसके गैमेट, मतलब क्या हमको मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टी इसके साथ, उसके बाद ये टी मिलेगा हमको इसके साथ। ठीक है, मतलब ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे। इसको अगर हम, ये कैसा है, ये प्योर लाइन नहीं है, बिकॉज क्या है, यहाँ पे डिसिमिलर एलील्स है, सिमिलर एलील्स नहीं है, होमोजाइगस नहीं है। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये जब ये कैपिटल टी के साथ आएगा तो कैपिटल टी बनेगा, और ये होमोजाइगस है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो होता है होमोजाइगस प्योर होता है, प्योर लाइन क्या बोलते हैं उसको, प्योर लाइन। देन F2 जनरेशन क्या होता है, अभी ये हमारे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स को क्रॉस करने के बाद हमको ये F1 जनरेशन मिला। अब जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, F2 जनरेशन।
ठीक है। तो F1 एंड F2 जनरेशन आपको पता होगा कि अगर पेरेंट्स को क्रॉस करेंगे और जो जनरेशन मिलेगा उसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे, और F1 जनरेशन को अगर क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, F2 जनरेशन, जिसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड सेकंड फिलियल जनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में आ गया सर क्लियरली। देन नेक्स्ट में देखेंगे हम मेंडलिज्म। अभी हमने जो पढ़ा वो था जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, उसके अंदर सभी डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है वो पढ़ लिया, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या होता है वो पढ़ लिया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है वो पढ़ लिया। ठीक है, सब पढ़ लिया सर। अभी बताओ कि मेंडलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो अभी बताता हूँ आपको मेंडलिज्म क्या होता है। मेंडलिज्म मतलब आपको पता है मेंडल ने दिया हुआ वर्क, और मेंडल ने दो हमारे क्रॉसेस किए थे। मेंडल ने स्टार्टिंग में दो क्रॉस किए थे, एक था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेकंड है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अभी क्या डिफरेंस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, या फिर क्या है इसकी डेफिनेशन। तो क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स मतलब क्या, कि जिसके अंदर सिमिलर रिलीज हो। अभी देखो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल टी, और दोनों कैसे सिमिलर एलिस है, मतलब होमोजाइगस। तो ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो सिमिलर एलिस मतलब होमोजाइगस, द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स के अंदर क्रॉस किया, लेकिन कैसे इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस मतलब सिमिलर एलिस, एंड प्रोड्यूस F1 जनरेशन, वो F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेगा। सो यहाँ पे क्या है, द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टर, मतलब उसके अंदर वन कैरेक्टर का क्या है डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल डिफरेंस डिफरिंग इन वन कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे एक कैरेक्टर डिफरेंस है, वो कौन सा है, वो है हमारा क्या है यहाँ पे हाइट का, वो है हमारा हाइट का। बिकॉज एक प्लांट क्या है टॉल है, एक प्लांट क्या है डॉर्फ है, एक बड़ा हाइट ज्यादा हाइट वाला, एक कम हाइट वाला, मतलब हाइट का यहाँ पे डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, जिसको हम क्या बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन ओनली वन कैरेक्टर दैट इज हाइट, सेम हाइट। एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन टू कैरेक्टर। ओके, द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, यहाँ पे भी होमोजाइगस है, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों होमोजाइगस है। इस दोनों का हमने क्या किया, क्रॉस किया, लेकिन उनके अंदर कितने कैरेक्टर का डिफरेंस था, दो कैरेक्टर का, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डायहाइब्रिड बोलते हैं। दो कैरेक्टर कौन से थे, एक था शीड शेप एंड दूसरा था शीड कलर का भी एंड शीड शेप का भी, ये दोनों डिफरेंस है। अभी देखो यहाँ पे राउंड शीड है, यहाँ पे रिंकल शीड है, मतलब ये शीड शेप का। उसके बाद यहाँ पे येलो शीड है, यहाँ पे ग्रीन शीड है, मतलब ये सीड कलर का। मतलब यहाँ पे क्या है, दो कैरेक्टर का डिफरेंस है, और ये दो कैरेक्टर का डिफरेंस होने के बाद दोनों होमोजाइगस है, उनको हमने क्रॉस किया तो वो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक ही पेयर की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो है हाइट की। यहाँ पे दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको पता है, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे जो हाइट ओनली हाइट है वो लिया है हमारा मोनोहाइब्रिड के अंदर, मोनोहाइब्रिड। और यहाँ पे देखो सीड कलर एंड सीड शेप आपको दिखाई देगा, ये सीड कलर एंड सीड शेप, मतलब ये दोनों कैरेक्टर लिए हैं हमारे डायहाइब्रिड के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये दो कैरेक्टर लिए उसके अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर का डिफरेंस है, मोनोहाइब्रिड के अंदर एक ही कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर का डिफरेंस है, डायहाइब्रिड के अंदर दो कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। हमने टॉल एंड डॉर्फ, टॉल को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, एंड डॉर्फ को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस किया, तब हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, सो ये कैसा है, ये टॉल प्लांट है। क्यों टॉल प्लांट है, बिकॉज कैपिटल टी जो था वो स्मॉल टी का इफेक्ट उसने दिखाई नहीं दिया, उसको सप्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों को क्रॉस किया। सो यहाँ पे जो है वो क्या मिलेगा हमको, जीनोटाइप क्या मिलेगा हमारा, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे चेकर बोर्ड स्क्वायर मेथड होती है जिससे हम गैमेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने गैमेट यहाँ पे निकाल दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये यहाँ से इसको इधर पुट किया, यहाँ पे भी पुट किया कैपिटल टी। तो अभी क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, ये कैपिटल टी इसके साथ मतलब है कैपिटल टी। एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, कैपिटल टी। उसके बाद ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी के साथ ये स्मॉल टी। ठीक है, अभी हमको 4 गैमेट्स मिले। ये है हमारा सेकंड जनरेशन, F2 जनरेशन। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल टी कितने हैं, एक है। ओके, और उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये है हमारे 2, एंड स्मॉल टी कितने हैं, स्मॉल टी ये है हमारा 1। ठीक है, तो अभी ऊपर से अगर देखेंगे तो ये भी प्लांट टॉल दिखेगा, ये भी प्लांट टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, और ये डॉर्फ दिखेगा।
मतलब हमको क्या ऊपर से अगर देखा तो क्या मिलेगा हमको 3 टॉल और 1 डॉर्फ, मतलब 3:1। ये क्या है, जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1, बिकॉज ऊपर से हमने जब देखा, बिकॉज इसके अंदर क्या था, ये कैपिटल टी ने छोटे टी का इफेक्ट नहीं दिखने दिया था और वो भी टॉल दिख रहा था। लेकिन अगर हम अंदर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, एक प्योर टॉल मिलेगा, बिकॉज ये देखो ये प्योर टॉल है। उसके बाद दो जो है वो टॉल है, लेकिन वो हाइब्रिड टॉल है, वो प्योर टॉल नहीं, वो हाइब्रिड टॉल है। तो इसलिए हमको क्या मिलेंगे, 2 हाइब्रिड टॉल मिलेंगे। अभी हम अंदर से देख रहे हैं, ओके, अंदर से। और उसके बाद एक मिलेगा हमको डॉर्फ प्लांट। तो हमारा जो जीनोटाइप रेशियो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो क्या रहेगा, 1:2:1। ठीक है, समझ में आएगा। ये है हमारा जीनोटाइप रेशियो और ये है हमारा फिनोटाइप रेशियो। तो गाइज ये है हमारा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों सिमिलर है, आर आर वाई वाई, इसलिए एक आर कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई लेंगे, और यहाँ पर भी एक स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई लेंगे। उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसके गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का हमने क्या किया, आर आर हमको एक साथ लेना है और वाई वाई एक साथ लेना है। तो क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, राउंड येलो सीड्स। राउंड येलो सीड, राउंड येलो क्यों, बिकॉज कैपिटल आर का इफेक्ट क्या है, वो है राउंड का, एंड कैपिटल वाई का क्या है, वो है हमारा कैपिटल वाई, ये येलो, राउंड येलो ही मिले, बिकॉज स्मॉल आर और स्मॉल वाई का जो इफेक्ट था रिंकल ग्रीन का, वो दिखाई नहीं, बिकॉज यहाँ पे डोमिनेंट ने रिसेसिव के कैरेक्टर को दिखने नहीं दिया। उसको हम क्या बोलते हैं, वो सप्रेस कर देता है, हमको पता है। देन यहाँ पे हमने क्या किया, जब इसको गैमेट्स बनाए इसके, तो देखो हमको क्या मिला, हमको मिला ये 4 गैमेट्स। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, सो यहाँ पे सर हमको ये मिल गया। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसके गैमेट्स बनाए। तो उसके बाद जो F1 जनरेशन थी हमारी, ये F1 जनरेशन, उसको हमने क्या किया, फिर बाद में F1 का ही हमने क्रॉस कर लिया है, दोनों का हमने क्रॉस कर दिया। और उसके बाद हमको ये गैमेट्स मिले, ये गैमेट्स, ओके, ये गैमेट्स कैसे मिले वो मैंने आपने बताया वन शॉट वीडियो के अंदर, वो आप देख सकते हो। और उसके बाद ये गैमेट्स को हमने लिया चेकर बोर्ड मेथड के अंदर, मतलब यहाँ से सीधे वो गैमेट्स रख दे और यहाँ पे गैमेट्स रख दिए। और जब हम इसका क्रॉस करेंगे, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, बाद में ये इसके साथ, और ये बाद में फोर्थ के साथ, ऐसा सब हम क्रॉस करेंगे तो हमको एक रेशियो मिलता है, जो कि होता है 9:3:3:1। ये की है हमारा फिनोटाइप रेशियो ऊपर वाला। सो ये क्या रहेगा, फिनोटाइप रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। और जीनोटाइप क्या रहेगा, 1:2:2:4:1:2:1:2 ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे आया तो भी चलेगा। ठीक है, 1 2 पहले आप लिख सकते हो, जैसा आपको याद में आया वैसा। तो ये है हमारा जीनोटाइप रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये दोनों ध्यान में रखना। उसके बाद है लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 लॉ दिए थे मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या है कि जो F1 जनरेशन है, तो क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस F1 जनरेशन। इन F1 जनरेशन the character appear in F1 generation is called as dominant and the character which not appear in F1 generation is called as recessive। ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। और यहाँ पे क्या है, उन्होंने बताया कि जब 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल हम क्रॉस करते हैं तब हमको F1 जनरेशन मिलता है, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर दिखाई देते हैं वही डोमिनेंट होते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दिया, ये प्लांट डॉर्फ दिखा कि टॉल दिखा, ये प्लांट दिखा टॉल, और इसीलिए टॉल क्या है, तो टॉल है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आया, टॉल क्या है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। The character which appears in F1 generation is called as dominant and the character which does not appears in F1 generation is called as recessive। So यहाँ पे कौन नहीं appear हुआ, डॉर्फ नहीं appear हुआ। So डॉर्फ क्या है हमारा, recessive है। ये हमारा कहता है law of dominance। तो इसके बाद law of segregation of gamete क्या कहता है, the cross between two homozygous individuals differing in one pair of constituting characters। ये भी मोनोहाइब्रिड के ऊपर डिपेंड है, इसलिए फर्स्ट में उसका स्टेटमेंट बोलेंगे हम। the cross between two homozygous individuals differing in one pair of constituting characters produce F1 generation। ओके, F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेगा। F1 जनरेशन प्रोड्यूस किया, बट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्म होंगे, ये अलील्स आर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अलील्स सेग्रीगेट हो जाएंगे, ये अलील्स आर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड रीअपीयर इन F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन के अंदर रीअपीयर हो जाएंगे, वो है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब गैमेट्स क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। अभी देखो F1 के अंदर हमको डोमिनेंट मिला क्या, हाँ सर मिला, हमको टॉल मिला, लेकिन रेसेसिव था क्या वहां पे, ये डॉर्फ वाला कुछ भी कैरेक्टर था क्या वहां पे, दिखाएगा हमको, नहीं दिखा। तो वो फिर कब दिखेगा, जब F1 जनरेशन का गैमेट फॉर्मेशन होगा, तब अलील सेग्रीगेट हो जाएंगे और F2 के अंदर वो अपीयर होंगे। मतलब यहाँ पे देखो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, उसके बाद ये स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, एंड देन है स्मॉल टी।
सो स्मॉल टी क्या है, अभी यहाँ पे सिर्फ एक के ऊपर आप फोकस करना है। स्मॉल टी क्या है सर, ये है हमारा डॉर्फ। तो ये डॉर्फ क्या F1 जनरेशन के अंदर हमको दिखा, नहीं दिखा, बिकॉज वो क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस है, बिकॉज ये डोमिनेंट नहीं था। ये कैपिटल टी डॉर्फ क्या है रिसेसिव है, वो कि फर्स्ट लॉ हमारा कहता है। लेकिन वो F2 के अंदर दिखा, क्यों दिखा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ F1 जनरेशन जब होता है, तब जब इसके गैमेट्स गिरते हैं तब गैमेट्स सेग्रीगेट हो जाते हैं एंड रीअपियर इन F2 जनरेशन। एंड F2 जनरेशन के अंदर हमको दिखा, यही हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। ओके, सो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर प्रोड्यूस F1 जनरेशन। Okay, in F1 generation at the time of gamete formation, alleles are segregate and reappear in F2 generation, and F2 generation के अंदर दिखेंगे वो F1 के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के तब वो सेग्रीगेट हो जाएंगे और F2 के अंदर दिखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट। क्लियर है। देन लास्ट में हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है। जो पहले दो थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे, ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस है। सो ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस था। तो कैसे बेस है, बिकॉज देखो लॉ ऑफ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स जो रहेगा हमारा वो दूसरे पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, मतलब कि वो इजीली वो इनहेरिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे डिफरेंट मतलब 1 2 3 4 5 ओके 1 2 3 4 देन यहाँ पे 8, यहाँ पे होगा 12 एंड 16 कैरेक्टर हमको मिलते हैं। जब F2 जनरेशन के अंदर कितने मिलते हैं, 16 मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, बिकॉज इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर, जो वन पेयर रहता है, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अनदर पेयर। ओके, सो अनदर पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता इनहेरिटेंस, वो अपने मन से किसी के भी साथ वो इनहेरिटेंस हो सकते हैं, इनहेरिट हो सकते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देन अभी इसके ऊपर के हम एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमको इसके आंसर्स आते हैं या फिर नहीं आते। ठीक है, देखो पहला मेंडलिज्म जेनेटिक्स के ऊपर, द ट्रांसमिशन ऑफ गैमेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज। ठीक है, बताओ इसका आंसर। जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है हेरिडिटी, है कि नहीं, बहुत ईजी। उसके बाद सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग हु फर्स्ट गेव द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। सो किसने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज किया और मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस कैसे होता है, किस स्टेप्स के अंदर होता है, ये मैकेनिज्म दिया, तो वो कौन है। ओके, वो कौन है, ग्रेगर मेंडल है, बिकॉज ग्रेगर मेंडल कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर मेंडल ने ही सबसे पहले बताया था। उसके बाद थर्ड वाला वेरिएशन आर, वेरिएशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, देन डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज, देन डिफरेंस अमंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट एंड लास्टली ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज वेरिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो फिर पेरेंट्स एंड उसके ऑफस्प्रिंग में हो सकते हैं, या फिर दो इंडिविजुअल्स में हो सकते हैं सेम स्पेसिस के, या फिर वो दो डिफरेंट ऑफस्प्रिंग में भी हो सकता है। ठीक है, वो है वेरिएशन। ठीक है, वो इसका ऑल ऑफ दिस होगा आंसर। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है, द बॉटनिकल नेम ऑफ गार्डन पी। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम मैंने आपको बताया था, क्या था इसका बॉटनिकल नेम, इसका नेम है पिजम सटाइवम, बॉटनिकल नेम। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पिजम सटाइवम वेयर स्टडीड बाय ग्रेगर मेंडल। मैंने बताया था आपको कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहते हैं, 7 पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर। और कौन से, स्टेम हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड सीड कोट कलर। सो ये कितने रहेंगे हमारे, 7 रहेंगे। तो इसका आंसर क्या है, सी। ओके, देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड बाय मेंडल टू रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। तो हमने जॉन ग्रेगर मेंडल ने कौन सी टर्म यूज की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, मतलब ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, कौन सी ली थी, बताओ इसका आंसर। जीन ली थी, अलीज लिया था, फैक्टर लिया था, या फिर बोथ ए एंड बी लिया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, फैक्टर। फैक्टर क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो ये टर्म यूज की थी मेंडल ने, ये ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मेंडल प्रपोज द फैक्टर एज अ particulate in nature, then the Mendelian factors are known as genes, then factor occurs in a pair in a parent and do not segregate from each other during gamete formation। तो इसका बताओ आंसर, कौन सा करेक्ट है, कौन से करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड थर्ड वाला करेक्ट है, या फिर सभी करेक्ट है, या फिर एक करेक्ट है, पहले वाला करेक्ट है, दूसरे वाला करेक्ट है। तो बताओ इसका आंसर। तो गाइस यहाँ पे देखो पहले वाला क्या है, मेंडल प्रपोज द फैक्टर एज अ पर्टिकुलेट इन नेचर, तो ये करेक्ट है, पहले मेंडल ने प्रपोज किया था फैक्टर
ओके, उन्होंने यूज किया था वो टर्म। एंड सेकंड में क्या है, द मेंडेलियन फैक्टर आर नोन एज जीन्स, उसको हम जीन्स बोलते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब जीन्स, और उसको ही हम फैक्टर बोलते हैं, तो ये करेक्ट है। जो थर्ड है, फैक्टर्स पेयर्स ऑकर्स इन पेयर्स इन पेरेंट्स, फैक्टर पेयर के अंदर होते हैं, और क्या बताया है, डू नॉट सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, सेग्रीगेट होते हैं, यहाँ पे बोला है नहीं सेग्रीगेट होते, तो ये रॉन्ग है। मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर है 8, क्या कहता है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपने देखे थे रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, तो यहाँ पे 3 रीजन दिए गए हैं, लेकिन एक रीजन नहीं है, वो बताओ कौन सा है। नॉट करेक्ट रीजन, कौन सा करेक्ट रीजन नहीं है। फर्स्ट, सबसे पहले, मेंडल केयरफुली रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ईच टाइप ऑफ एक्सप्रेस इन रिजल्ट एज रेशियो, केयरफुली उन्होंने एक्सप्रेस किया, सर ये हाँ ये करेक्ट है। देन इन द पी प्लांट कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज, ये भी करेक्ट है, बिकॉज उन्होंने पी प्लांट जो है उनके एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने यूज किया था, और पी प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम इजीली देख सकते हैं ऊपर से ही कि कौन से प्लांट के अंदर कौन से कैरेक्टर दिख रहे हैं। Then third, each factor control the single trait and the located on the separate chromosome, मतलब एक फैक्टर एक सिंगल ट्रेट को ही वो क्या करता है, हम बोल सकते हैं क्या कहता है, कंट्रोल करता है, बाकी के मतलब 2 ट्रेट को नहीं, अगर वो दो ट्रेट को अगर एक आधा फैक्टर मतलब कंट्रोल कर रहा है, तो फिर बाद में वो डिफरेंट होता है प्लांट्स को बांटना, उसके रेशियो निकालना, इसलिए तीसरा भी बरोबर है। लेकिन चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है मेंडल परफॉर्म द बायोकेमिकल एसे फॉर आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ फैक्टर ऑन द केमिकल, ओके क्रोमोसोम, सॉरी, सो बायोकेमिकल ऐसे ये प्रोसेस उन्होंने नहीं की थी, पोजीशन ऑफ फैक्टर्स ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फैक्टर कहाँ पे ये ढूंढने के लिए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ओनली 4, ये जो है वो रॉन्ग रहेगा, नॉट करेक्ट, ओके नॉट करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर है 9, क्या कहता है 9, फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी ट्रेड इन अ पी प्लांट आर डोमिनेंट, पी प्लांट के अंदर कितने डोमिनेंट ट्रेड होते हैं, ओके सो कितने डोमिनेंट ट्रेड होते हैं, यहाँ पे बताओ कितने हैं, अभी कितने हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दिए गए हैं। सबसे पहला है ग्रीन पॉड कलर, येलो सीड कलर, देन कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड कलर, येलो पॉड कलर, देन एक्सियल फ्लावर पोजीशन एंड ग्रीन सीड कलर। तो इनमें से हमको कितने दिए, 6 दिए गए, इनमें से कितने डोमिनेंट ट्रेड होते हैं, तो ये आने के लिए आपको क्या करना होगा, जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो कि गार्डन पी प्लांट के अंदर है, ओके वो आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है, 70 कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर, सो वो कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी ये आपको सवाल आएगा, क्वेश्चन आपका हैंडल होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कितने हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3, यहाँ पे 3 डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन कौन से है तो बताओ अभी। सो यहाँ पे क्या करना है आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से 3 जो है वो डोमिनेंट है और कौन से 3 रिसेसिव है, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा होमवर्क है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, मतलब आपको वो टेबल भी ध्यान में रहेगा, फिर बाद में इसके ऊपर क्या हम आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये इसके अंदर 3 डोमिनेंट है। अभी मैं आपको बता सकता हूँ इसके अंदर 3 कौन से है, अभी बिकॉज उसको पता है 7 कॉन्स्टेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं, सीड, सबसे पहला प्लांट हाइट मतलब स्टेम हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर एंड सीड कोट कलर, तो ये है, लेकिन आप बताओ इसका आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, in 7 constituting pair studied by the Mendel in a Pisum sativum, how many trait were based on the color, कलर के ऊपर कितने ट्रेड बेस है, 7 ट्रेड है गार्डन पीक प्लांट के अंदर, लेकिन कलर के ऊपर कितने बेस है, अभी देखो सबसे पहला स्टेम हाइट, ये तो नहीं है, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप एंड फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, मतलब पॉड कलर, सीड कलर एंड फ्लावर कलर, मतलब 3, कितने 3 है, तो इसका आंसर क्या है 3। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल, मेंडल ने नीचे वाला कौन सा कैरेक्टर कंसिडर नहीं किया था, सीड कोट कलर, देन रिंकल्ड एंड राउंड लीव्स, देन टॉलनेस एंड डॉर्फनेस एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो क्या है कौन सा है, अभी आपको पता चल गया होगा, ये लीव्स का रिंकल एंड राउंड लीव्स जो है ये नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, बाकी के तीनों किए थे और भी किए थे, लेकिन ये जो बी वाला ये नहीं किया था। देन नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 12, एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट इज कॉल्ड, डिटेक्टेबल वेरिएंट को हम क्या बोलते हैं, ओके सबसे पहला होता है, हमने कैरेक्टर पढ़ा था, कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हाइट, मतलब एक आदि प्लांट की हाइट है वो क्या है, उसका कैरेक्टर है, और हाइट के अंदर 2 डिटेक्टेबल वेरिएंट है, कौन सा, टॉल एंड डॉर्फ, टॉल हाइट मतलब हाइट के अंदर टॉल है या फिर डॉर्फ है, मतलब ज्यादा हाइट है या फिर कम हाइट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेट, क्या बोलते हैं ट्रेट, ये ध्यान में रखना है आपको, मैंने आपको जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में स्टार्टिंग में बताया था।
Then question number 13, a particular segment of DNA which is responsible for inheritance and expression of characters is known as, तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जीन। जीन ये पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जीएनए का और वो कैरेक्टर को इनहेरिट करने के लिए एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 14, अलील्स और अलीलोमार्फ्स रेफर्स टू, अलील्स एंड अलीलोमार्फ्स ये क्या है, अलील्स मतलब क्या है, टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, तो इसका आंसर बताओ कौन सा है। सो इसका आंसर है डी, टू मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स एंड विच इज ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर वो सेम पोजीशन में होते हैं, ओके, सेम पोजीशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको पता है, तो क्रोमोसोम विच इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, ऊपर से और अंदर से जो सिमिलर होती है क्रोमोसोम उसको क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। देन क्वेश्चन नंबर 15, डोमिनेंट अलील्स मींस, डोमिनेंट मींस क्या होता है, ऐसा अलील्स जो उसको होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस दोनों स्टेट के अंदर एक्सप्रेस करता है, ओके। देन यहाँ पे देखो द अलील्स दैट, इसका आंसर है दैट मास एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील्स, द अलील्स दैट मास्क एंड द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील्स, मतलब क्या करता है, ऐसा अलील्स जो क्या करता है, जो खुद एक्सप्रेस होता है एंड कभी कभी वो यहाँ पे इस कंडीशन में वो अपना इफेक्ट दिखाई देता है, टॉल ही दिखता है वो प्लांट, डॉर्फ नहीं दिखता बिकॉज इसको वो सप्रेस कर देता है, ये इसका आंसर है बी। देन नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ रेसेसिव अलील्स इज एक्सप्रेस्ड, रेसेसिव अलील्स एक्सप्रेस होता है कौन से कंडीशन में, नीचे वाले, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, देन बोथ इन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन, देन इन होमोजाइगस कंडीशन एंड नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, इन होमोजाइगस कंडीशन। अभी देखो ये हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे ये रेसेसिव, यहाँ पे उसका टॉल मतलब ये इसका क्या है कैरेक्टर, डॉर्फ का मतलब कम हाइट वाला, तो ये दिखेगा क्या, नहीं, ये प्लांट कैसे दिखेगा, टॉल दिखेगा, मतलब हेट्रोजाइगस के अंदर वो नहीं दिखेगा। देन बोथ होमोजाइगस है, अभी हेट्रोजाइगस के अंदर नहीं दिखा दिया तो इसका होमोजाइगस यहाँ पे बोला है दोनों के अंदर दिखाई देता है, तो ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट में होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब क्या, स्मॉल टी ये सिमिलर अलील्स, तो इसके अंदर वो उसका इफेक्ट दिखेगा, वो दिखेगा डॉर्फनेस का, डॉर्फनेस। और उसके बाद नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस तो नहीं है बिकॉज इसके अंदर एक है, तो इसका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड एज, तो क्या एक्सटर्नल अपीयरेंस को क्या बोलते हैं हम, सीधा सीधा है फिनोटाइप, ओके। देन नेक्स्ट 18, the identify the term that represent the genetic constitution of an individuals with respect to the single character or the set of characters, okay। so अभी ये अंदर का है, मतलब अंदर के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो रिप्रेजेंट करता है, ओके, इंडिविजुअल्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। इंटरनल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं हम, जीनोटाइप, और फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ध्यान में रखना है डेफिनेशंस। 19, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स के अंदर क्या है, पॉसेसेस आइडेंटिकल अलील्स फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड, उसके अंदर आइडेंटिकल सिमिलर अलील्स होते हैं एक आधे ट्रेड के लिए। देन डज नॉट ब्रीड ट्रू टू ट्रेड, मतलब ये ब्रीड ट्रू नहीं प्रोड्यूस करते फॉर एनी ट्रेड, एंड प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, एंड डी बोथ ए एंड सी, तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड सी। सबसे पहला ये आइडेंटिकल अलील्स होते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर ट्रेड के, ऐसे होमोजाइगस इंडिविजुअल्स के अंदर, एंड देन डू नॉट ब्रीड ट्रू टू द ट्रेड, मतलब क्या है, डज नॉट ब्रीड ट्रू टू द ट्रेड। सो उसके बाद क्या है, सी, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, और एक ही टाइप के गैमेट वो प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड सी। देन क्वेश्चन नंबर 20, इफ ऑर्गेनिज्म शोज डोमिनेंट ट्रेट ऑफ अ पेरेंट बट आर जेनेटिकली डिफरेंट, दे आर, सो जो डोमिनेंट ट्रेट दिखता है, शो करता है, लेकिन वो जेनेटिकली डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल के अंदर, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर प्लांट कैसा दिखेगा हमको, इसको थोड़ा अच्छे से निकालता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर क्या दिखेगा, प्लांट हमारा टॉल दिखेगा, और टॉलनेस क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब डोमिनेंट ट्रेट है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट दिखाई देता है, लेकिन बट जेनेटिकली वो डिफरेंट है, जेनेटिकली तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अभी आपको पता चलेगा ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, वो हेट्रोजाइगस है बिकॉज डिसिमिलर एलील्स है, सिमिलर एलील्स थोड़ी है, तो इसका आंसर है ए, हेट्रोजाइगस। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के अंदर रिस्पेक्ट में नीचे वाला कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दे possess contrasting alleles for a particular trait, they do not breed to the trait, then they produce single type of gametes during gamete formation and they are also called as hybrid। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर है सी, क्या है, सी, ओनली 3, जो थर्ड नंबर का है वही क्या है हमारा इनकरेक्ट है, दे प्रोड्यूस्ड सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ये सिंगल टाइप के जो है
वो गैमेट नहीं प्रोड्यूस करता, ये डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। बिकॉज हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स क्या है, अभी देखो कैपिटल टी और इसको कैपिटल टी इसको अगर क्रॉस किया तो ये कैपिटल टी के साथ, देन ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ, देन ये स्मॉल टी ये कैपिटल टी के साथ, और यहाँ पे लास्ट में बनेगा हमारा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स गिरे, क्यों, बिकॉज ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स है। अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल होते तो, अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल होते ऐसे स्मॉल टी कैपिटल टी तो एक ही गैमेट प्रोड्यूस होता, वो था स्मॉल टी। अगर इसको इसके साथ तो एक ही गैमेट गिरेगा, इसको इसके साथ तो एक ही, और लास्ट में इसको भी इसके साथ तो एक ही, मतलब हमको एक ही टाइप का गैमेट मिल रहा है, वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वो होता है सिर्फ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स के अंदर, लेकिन हमको क्या पूछा था, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजाइगस फॉर 2 पेयर्स ऑफ अलील्स। नीचे कौन सा हेटेरोजाइगस है 2 पेयर्स ऑफ अलील के लिए। तो देखो यहाँ पे है कैपिटल टी, अभी 2 पेयर में होना चाहिए, ठीक है, तो 2 पेयर में कौन होगा, 2 पेयर में यही है, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों भी होमोजाइगस है, यहाँ पे एक ही पेयर के अंदर होमोजाइगस है, यहाँ पे भी एक ही पेयर के अंदर, यहाँ पे दोनों पेयर के अंदर हेटेरोजाइगस है, ठीक है, बिकॉज एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी कैपिटल टी। देन 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजाइगस फॉर 1 ट्रेट एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स। अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ओके प्रोड्यूस होते हैं, ओके अभी यहाँ पे उल्टा बताया है कि फॉलोइंग इज हेटेरोजाइगस फॉर 1 ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड, एक ट्रेट के लिए वो हेटेरोजाइगस है, डिफरेंट है, और क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स का क्रॉस क्या है, और इसके अंदर सिंगल पेयर का डिफरेंस है, उसको हम कौन सा क्रॉस बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बताई थी। 24 इन इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज द होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर 1 और मोर ट्रेट कंस्टिट्यूट्स, ओके जो कि क्या है हमारा होमोजाइगस है, होमोजाइगस मतलब सिमिलर का ऐसा या फिर ऐसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको, प्योर लाइन, मैंने आपको बताया था प्योर लाइन बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्योर लाइन इज, जो टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करता है प्योर लाइन वो कौन सा होता है, प्योर लाइन मतलब क्या, सिमिलर एलिस, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है प्योर एलिस है। सो ये कितने गैमेट्स बनाएंगे, देखो ये टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद ये टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी ये क्या स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो गैमेट्स मिल रहे हैं वो सभी कितने टाइप के हैं, वो एक ही टाइप का गैमेट मिल रहा है जो कि है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा मेरे गाइस, एक होगा, ओके। सो ध्यान में रखना है ए इज द आंसर ऑफ 25 क्वेश्चन नंबर। सो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो है पार्ट फर्स्ट खत्म किया है, जिसके अंदर हमने मेंडलिज्म लिया है, मेंडल का वर्क, और उसके बाद में हमने उसकी हिस्ट्री ली है और जेनेटिक टर्मिनोलॉजी ली है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी एमएससी सीटी के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे एमएसटी सीईटी से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।